जोहार साथी। आज महात्मा गांधी का शहादत दिवस है। शहादत दिवस इस रूप में कि आज के दिन ही यानी 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या गोडसे ने की थी, जो आरएसएस यानी संघ और उससे जुड़ा व्यक्ति था। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। खैर, तो हम लोग आज गांधी जयंती पर कुछ देर गांधी मूर्ति जो हम मोराबादी में है, वहाँ हम लोग कुछ देर रहे। सुबह में वही तामझाम था जो सरकार के साथ माने मंत्री वगैरह ये लोग वहाँ आए और उसके लिए खूब थोड़ी देर के लिए सज्जा भी थी वहाँ। ये वो हुआ, लेकिन उसके बाद महज 2 घंटे के बाद यानी 12 बजते-बजते सारा वो सजावट वहाँ का जो वो गाँव तकिया और ये वो 10 तरह का और ये वो था, उसे हटा दिया गया। खैर हम लोग गए, कुछ देर सीढ़ियों पर कुछ देर बैठे और बहुत तरह की बातें करते रहे। इसी बातचीत के क्रम में जो एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि महात्मा गांधी हमेशा एक क्या कहते हैं बैरोमीटर की तरह इस्तेमाल करते थे इस बात को कि हमारे किसी फैसले से, हमारे किसी निर्णय से या जो भी हम लेते हैं या मान लीजिए अभी सरकार लेती है, तो अंतिम पैमाना यही है कि उससे अंतिम जन के जीवन स्तर में क्या सुधार होता है, वो किस तरह से प्रभावित होता है, यही हमारे मूल्यांकन का आधार होगा। इसी संदर्भ में आज हम लोग यूजीसी से संबंधित जो कानून कहिए या विधेयक जो पेश हुआ और उसको लेके जो कंट्रोवर्सी और विवाद हुआ है, उस पर थोड़ी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि वो 12 जनवरी या 12-13 जनवरी को वो विधेयक पारित हुआ था और आज है 30 जनवरी और इस मुश्किल से 20 दिन में जो इसको लेकर बहुत तरह का कंट्रोवर्सी, बहुत तरह का देशव्यापी विरोध, ये वो सब कुछ हुआ और अंततोगत्वा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस विधेयक पर, चाहे जिसके द्वारा ये सुनिश्चित ये करने की कोशिश हो रही थी कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो एसटी और एससी और ओबीसी के यानी वंचित जमात के साथ जो भेदभाव होता है, उसका परिमार्जन के लिए कुछ सिस्टम विकसित किया जाए मुकम्मल। और उसके लिए एक था कि एक कमेटी हर शिक्षण संस्थान में या हर जगह वहाँ बनेगा जिसके अध्यक्षता चाहे जो कहिए वो वहाँ के प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल या ये वो जो संस्था के हेड है वो करेंगे और उसमें उस कमेटी में वंचित जमात के लोग की नुमाइंदगी जरूरी होगी, महिलाओं की भी नुमाइंदगी जरूरी होगी, ये था उसका। और उसका अभी तो कानून बने, विधेयक बना ही, चाहे जो कानून बना ही था कि ये इस सिलसिला होगा और इसके द्वारा उम्मीद ही हम कर सकते थे कि वो जो भेदभाव उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वंचित जमात के लोगों के साथ होता है, उसका परिमार्जन हो। रोहित वेमुला की हत्या, जो कि आत्महत्या की जो घटना हुई है, उसके बाद से ये चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। उसको लेकर भी बहुत तरह का विरोध पूरे देश में हुआ था और उनके बहाने से ये
और आत्महत्या की कई घटनाएं और भी हुई हैं, और जिससे ये लगता है कि जो वंचित जमात के लोग हैं उच्च शिक्षा में उनके साथ वहाँ तरह-तरह का भेदभाव होता है। एक तो आप कल्पना कीजिए कि उच्च शिक्षा में वंचित जमात के लोग पहुँच ही बहुत कम पाते हैं। जो हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है, जैसा जिस तरह से शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है, और इसके अलावा जिस तरह से दोहरी शिक्षा प्रणाली है कि अमीरों के लिए एक अलग, अभिजात वर्ग के लिए अलग, पैसे वालों के लिए एक अलग, जाहिर है वो सवर्ण हैं, बड़ी उच्च जाति के लोग ही हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है, तो उनके लिए अलग शिक्षा व्यवस्था यानी निजी विद्यालय हैं, ढेरों तरह-तरह के खुल गए हैं। और दूसरी तरफ जो वंचित जमात के लोग मोस्टली वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और वहाँ क्या हालत है सरकारी स्कूलों का, इसको बहुत बार आ चुका है। तो ऐसी दोहरी व्यवस्था के बीच बहुत मुश्किल से ही उच्च शिक्षा तक लोग उच्च शिक्षा केंद्रों तक वंचित जमात के लोग पहुँच पाते हैं। वो आरक्षण वगैरह के कारण थोड़ा बहुत लाभ होता है, तो उसमें भी जो वंचित जमात में थोड़ा समर्थ तबका है, थोड़ी बहुत जो आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर है, जो पढ़ाई लिखाई पर जहाँ के को बेहतर पढ़ने की का अवसर मिल गया, वैसे ही कोई बच्चे वहाँ पहुँच पाते हैं। बहुत कठिन है उच्च शिक्षा में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में तो बहुत कम ही है। हाँ, जनरल जो पढ़ाइयाँ और आर्ट्स के विषय हैं उसमें जो है समाजशास्त्र है, नहीं हिंदी है, चाहे और इस तरह की जो अन्य भाषाएँ हैं, उसको उसमें कुछ लोग जाके वहाँ तक पहुँच पाते हैं। और वहाँ भी बहुत तरह का पापड़ उनको बेलना पड़ता है, तरह-तरह का अवरोध करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा तो साइकोलॉजिकल उन पर यही रहता है प्रेशर कि तो आरक्षण के बलबूते यहाँ तक पहुँचा है, और उसके साथ इनह्यूमन व्यवहार होता है साथियों का भी। और ये और जब से संघीय शासन आया है उसके बाद तो ये और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि शिक्षा संस्थानों में ज़्यादातर जगहों पर वैसे लोग अब उसकी बागडोर संभाले हुए हैं जो मनोवाद में विश्वास करते हैं, जो विश्वास करते हैं कि वंचित जमात को पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। खैर चलिए, अभी बात इतना ही है मूल्यांकन का कि सरकार ने जिस नियत से भी हो, भाजपा सरकार ने इसका परिमार्जन कर यूजीसी कानून में कुछ संशोधन करके इसका परिमार्जन करने की कोशिश की, और उसको हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। हाई कोर्ट का जो फैसला है पूरे डिटेल्स में देखिएगा तो उसमें बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन जो लबो-लुआब जो कोर्ट कर रहा है वो ये कि इससे भारतीय समाज में विभाजन की प्रक्रिया और बढ़ेगी, चाहे विभाजित होगा समाज। हालांकि ये बहुत हास्यास्पद बात है और उसकी आलोचना भी हो रही है। न्यायपालिका को तो आलोचना से परे माना जाता है, और आमतौर पर उसकी आलोचना प्रत्यालोचना से लोग डरते या घबराते हैं। तो हम भी बहुत विनम्रता से कहना चाहेंगे कि भारतीय समाज तो विभाजित है पहले से, अब क्या नया विभाजन होगा। जो अंग्रेजों के आने के पहले जो एक लंबा इतिहास रहा है भारत का, और जहाँ मनुवादी व्यवस्था कायम है, तो उसमें तो साफ स्पष्ट है कि वंचित जमात को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं है। जो वर्ण व्यवस्था है उसमें सभी जातियों के लिए, सभी वर्णों के लिए अलग अलग क्षेत्र सुनिश्चित कर दिया गया है कि ब्राह्मण शैक्षणिक काम करेंगे, पुरोहित ही करेंगे, पूजा वेद उपनिषद और ये वो जो धार्मिक ग्रंथों का पाठ करेंगे, ये सब ब्राह्मणों के जिम्मे था। क्षत्रिय अस्त्र चलाएंगे, वैश्य आपके व्यापार करेंगे, और उसके बाद जो विशाल आबादी है जिसको शूद्र की श्रेणी में रखा गया है, और जिसमें आज बहुत तरह का विभाजन हो गया है, जिसमें एसटी भी हैं, एससी भी हैं, और
अदर देन बैकवर्ड क्लास का एक बहुत बड़ा समूह है। ये पुरातन काल में इन लोगों को तो एकदम साफ था कि वो न शस्त्र और न शास्त्र, न पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं और न अस्त्र चलाना या सीखना और इसको ग्रहण कर सकते हैं। तो भारतीय समाज तो पहले से विभाजित है। कौन नहीं जानता है एकलव्य की कथा कि किस तरह से एकलव्य ने यदि उसको अपने अपने अध्यावसाय से, अपने मेहनत और परिश्रम से इसको चुनौती देने की कोशिश की, तो कैसे द्रोणाचार्य ने उसे अंगूठा ही मांग लिया था कि ये लड़का कहीं अर्जुन का प्रतिद्वंदी न बन जाए। तो वो चल रहा है और अंग्रेजों के आने के पहले तक ये था कि शिक्षा का क्षेत्र, चाहे और लोग जो थे वो उसमें वंचित जमात के लोगों का प्रवेश नहीं था। अंग्रेजों ने शुरू किया आधुनिक शिक्षा प्रणाली और ये वो, और सब सारे लोगों के लिए द्वार खोला गया। हालांकि उसके बाद भी बहुत तरह का अवरोध झेलना पड़ा था। उच्च जाति के लोग नहीं चाहते थे कि निम्न जाति के बच्चे, परिवारों के बच्चे उनके साथ बैठ के पढ़े और लिखे। और अंग्रेज भी बाद में इस तथ्य को समझ गए कि यहाँ जो मनवादी व्यवस्था है या जो सिस्टम है, यदि उससे ज़्यादा पंगा लेंगे तो वो उनको महंगा पड़ेगा। इसलिए तो भी हुआ कुछ बदलाव आंकड़ा है। और ये वो हुआ। और आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय तो एक सपना था कि हाँ, जिस समाजवादियों के नारे में कि चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का बेटा हो, सबकी शिक्षा एक समान होगी। लेकिन आज़ाद भारत में क्या ये संभव हो पाया क्या? वो समाजवादी सपना कब का धूल धूसित होकर खत्म हो चुका है। अब साफ है कि एक विशाल आबादी जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ती है और मुट्ठी भर जो लोग हैं, जो समर्थ लोग हैं आर्थिक दृष्टि से, जन्मना उच्च जाति के भी हैं उसमें ज़्यादातर लोग, वो लोग अपना निजी विद्यालयों में, महंगे शिक्षा केंद्रों में पढ़ते हैं। और उसके बाद और जो बहुसंख्यक आबादी है वो उन सरकारी स्कूलों में पढ़ती है जहाँ शैक्षणिक वातावरण न के बराबर है, बहुत बुरी अवस्था है। और उम्मीद किया जाता है कि वो इस बाद में कंपटीशन में वो बराबरी कर लेंगे उन लड़कों से, उन छात्रों से, उन बच्चों से जिन्होंने बेहतर शिक्षा पाई, और पैसे के बल पर हो चाहे जैसा हो। तो ये तो बेसिक ही आपका समाज पहले से विभाजित है। तो सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना कि इससे और विभाजन बढ़ेगा, ये सब तो बकवास है, बकवास ही हम लोग मानेंगे उसको। और देखिए आगे क्या होगा, उस अभी आगे बहस और चलेगा। लेकिन हाँ, ये ट्रेंड सामने आ गया और उनकी बातें सामने आ गई, और किस तरह से जो न्यायपालिका भी सोचती है, किस तरह से देख रही है चीज़ों को, ये सब स्पष्ट हुआ है। खैर, हम आज आप ये कहना ये बताना चाह रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण से में जो विपक्षी दल, उनकी भूमिका बड़ी गजब दिखाई दी। मायावती सपोर्ट में एकदम खुल के उतर आई कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो एकदम सही है। वास्तव में वो जो भी विधेयक था, जो भी कानून बन के सामने आया था, इससे वो विभाजनकारी है, उससे समाज में वैमनस्य और बढ़ेगा। माने एक दलित नेता का ये बयान था। और आज अपने अखबार में हम लोग देखें कि झारखंड में भी जो इंडिया गठबंधन, हेमंत सोरेन सहित जो इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल हैं, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले को एकदम सही करार दिया है। तो ठीक है, जो किया, जितनी जैसा अपना समझ था और विवेक था, उस हिसाब से लोगों ने फैसला लिया है। भाजपा ने कोई कानून बनाया या कोई इस तरह का विधेयक पारित किया और सामने लेकर आई है और वो विफल हो गया, बस इसी को वो अपना जीत समझ रहे हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि भाजपा इस मामले में
भाजपा यदि थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि वो हार गई है, हालांकि कोर्ट में भी फैसला क्या होगा बाद में, या सरकार और ईमानदार होगी तो सरकार उसको कुछ मुकम्मल व्यवस्था करेगी कि वो हो, कोर्ट उसमें हस्तक्षेप ना कर सके उस निर्णय में। लेकिन हमको नहीं लगता है कि भाजपा भी इतना करेगी, उसका मकसद पूरा हो गया। वो ये साबित करने में सफल हो गई है कि ओबीसी, एसटी और दलितों, एससी की शुभचिंतक वो है, सबसे बड़ी चैंपियन वो है, मोदी हैं। उन्होंने ये निर्णय लिया है अपने वोट बैंक यानी अगड़ों को नाराज करके भी। हालांकि देखिए, पूरे शहर में चाहे देश में जो सड़कों पर जो दिखाई देता है कि एक छोटा सा ही तबका, चूंकि वो संगठित है, मुखर है और सत्ता उस पर मेहरबान है, इसलिए वो खूब जम के विरोध प्रदर्शन हर जगह हुआ है उसको लेके, उस कानून को लेके। ब्राह्मणों ने तो उसको एकदम अपना ही मान लिया, यहाँ तक धमकी, माने मोदी को अब सब कहने से भी बाज नहीं आए, भाजपा के लोगों को भी गाली गलौज करने से बाज नहीं है, और अंतिम धमकी यहाँ तक देने लगे कि हम तो सब लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे ये पारित हुआ तो इतना एकजुटता उन लोगों की तरफ से दिखाई गई और वो वापस हो गया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला दे दिया है, तो वो सब तो खत्म हुआ वो। लेकिन हमारे विपक्षी जो दल हैं उन्होंने एकदम उसको लेकर वो इसी बात पर शायद खुश हैं कि चलो भाजपा ने एक कानून बनाया, उसको हम लोगों ने हम सब लोगों ने निरस्त कर दिया, कोर्ट ने भी ये लिया और ये हमारी जीत है। लेकिन सच पूछिए तो करारी हार है इन लोगों की, क्योंकि इस विवाद से भाजपा जो पहले से ओबीसी लोगों का वोट प्राप्त करती हो, समुदाय का वोट प्राप्त करती है, आदिवासियों का भी, झारखंड में ना सही लेकिन अभी भी पूरे देश में उनके सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा भाजपा की ही है, आदिवासी सांसदों की भी पूरे मध्य भारत में और चाहे अन्य इलाकों में आदिवासी भाजपा के साथ ही रहते हैं। और तो एक बार फिर यहाँ पर उन लोगों के मन में, यानी आप अगड़ों को अगड़े वोटर नाराज ना हो जाएं, इस डर से, उनके मुखर विरोध को देखते हुए आपने भी उस कानून का विरोध किया, जो यूजीसी कानून में जो संशोधन हुआ उसका आपने विरोध किया। तो वो विरोध बहुत व्यापक दिख रहा था, लेकिन हकीकत में वो वोट के दृष्टि से जब देखिएगा तो मुट्ठी भर लोग हैं। अब वो इस विरोध के बावजूद भी, आपके समर्थन के बावजूद भी आपको वोट नहीं देंगे। दूसरी तरफ जो आपका अपना वोटर था, वो आदिवासी की तो बात जाने दीजिए, झारखंड की बात यदि हम कहें तो आदिवासी तो हेमंत सोरेन के साथ हैं, दलित भी इस बार के चुनाव में रहे हैं, लेकिन ओबीसी वोटर अभी भी एक बड़ा हिस्सा भाजपा को गया है, इसीलिए 22 सीट जीत पाया है। और देश भर में ये स्थिति है कि अदर देन बैकवर्ड क्लास, चाहे जो बिहार के कुर्मी हो, यहाँ के कोयरी कुर्मी हो, ये सारे लोग हमेशा भाजपा के साथ हैं। और एक बार फिर ये लगता है, उनको लगता है कि भाजपा ने ये काम किया, भाजपा हमारे हित के प्रति ज्यादा सचेत है। अब मोदी भी हो सकता है, वो भी मान के चलते होंगे कि अगले वोटर तो हमारे साथ हैं ही, वो तो रहेंगे। ओबीसी समूह को और एसटी एससी समूह को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए इससे बड़ा पैतरा और क्या हो सकता था कि वो उसके हित रक्षक बन के उभरे, और भाजपा इसमें सफल रही है। इसलिए कुल मिला के इस मामले में, इस यूजीसी प्रकरण में अब तक
कि जो गतिविधियां हुई हैं, जिस तरह के फैसले आए हैं, इसमें भाजपा लाभ में रही है और हमारे जो विपक्षी लोग हैं, जिनको विपक्षी दल हैं, ये लोग घाटे में रहे हैं। इसका असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। धन्यवाद। जोहार साथी।